गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बोरॉन फैमिली में थे पिछली क्लास में, और बोरॉन फैमिली मैंने डाइबोरेन और बोरिक एसिड, ये दो मेजर टॉपिक जो हैं बोरॉन फैमिली के अंदर, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम लोग कुछ बोरॉन का बचा हुआ पोर्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ बात हम उसकी कर रहे हैं जहाँ पे एल्युमिनियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स होंगे। तो छोटी मोटी बातें हैं बोरॉन फैमिली में, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बोरॉन में एक बात, बोरॉन फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं अभी, उस पर बात करनी है हमें। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स फ्रॉम कॉलेमनाइट, ये बताया था मैंने। तो इसको कैसे बनाया जाता है, उसका एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इसका। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, आप कॉलेमनाइट ले लेते हैं Ca2B6O11.5H2O, और इस कॉलेमनाइट के एक्वस सॉल्यूशन में आप Na2CO3 फ्यूज्ड फॉर्म में यानी हीटिंग कराते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास आ जाता है वो क्या क्या आता है मैं बता दूँ। Na2B4O7 प्लस NaBO2 बन जाता है, ये दोनों पार्ट, और साथ ही साथ आपको कैल्शियम का कार्बोनेट भी मिल जाता है। उसके बाद इसका सेपरेशन किया जाता है, जिसके बाद आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में Na2B4O7 प्लस NaBO2 बचता है, और इसको आप इंसॉल्युबल होता है आप बाहर कर देते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें फर्दर CO2 गैस पास कराई जाती है, जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से Na2B4O7 बन जाता है, और फर्दर क्रिस्टलाइजेशन कराना है, जिससे आपके पास Na2B4O7.10H2O आपको मिल जाता है, और ये है बोरेक्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, में थोड़ा समझने वाली बात हम लोगों को जाननी है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे Ca2B6O11.5, दिस इज द हेक्साबोरेट यूनिट, है ना, हेक्साबोरेट यूनिट। तो जब आप Na2CO3 से रिएक्शन कराते हैं तो दरअसल क्या होता है, ये कैल्शियम का कार्बोनेट तो बना ही, लेकिन Na2B6O11 बना .5H2O करके, और बाकी ये कैल्शियम कार्बोनेट फ्यूज्ड कंडीशन रहती, तो ये डिकम्पोज कर जाता है। हेक्सा यूनिट जो है वो टेट्रा यूनिट, और उसका कुछ पार्ट NaBO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेट्राबोरेट हो गया, ये मेटाबोरेट हो गया। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे केमिकल बनता है। तो ये मैंने तो रिएक्शन बता दिया आपको कि कैसे हम लोगों ने लिखनी है। तो ये पूरा मेथड बस याद रहे आपको। एक और ख़ास बात, यहाँ जो रिएक्शन आपने यूज़ की है वो ये है, NaBO2 के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे CO2 का, तो दरअसल ये CO2 इसके साथ जुड़ेगा और इसको Na2B4O7 में यानी टेट्रामराइज कर देगा 4 मॉलिक्यूल्स, और साथ में यानी 4 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे, तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अलग से। तो मेटाबोरेट को दरअसल कंबाइन करके टेट्राबोरेट में बदलने का काम CO2 गैस करता है। तो वो गैस इसी तरह से कन्वर्ट करेगा, और पूरा का पूरा जब बोरेक्स आ जाएगा तो आप उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल देंगे। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो एडवांस में ही क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार कंटेंट बस इतना याद रहे कि हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो पहले IIT रुड़की में आया हुआ क्वेश्चन है, जब पहले रुड़की अलग होता था तब। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ। चलिए, तो इसको आप नोट कर लें। अब हम लोगों को बोरॉन के अंदर जो मेन पार्ट है
वो सबसे ज़्यादा तो बोरिक एसिड और डाइबोरेन को अच्छे से प्रैक्टिस रखना है ना। हर तरीके से आपको उसको क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक और छोटा सा पार्ट है हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। तो हैलाइड्स ऑफ बोरॉन में हालांकि बहुत सारी बातें तो आपको पता है ऑलरेडी, बट हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं। तो BX3, जहाँ पे X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो आपको BF3 के बारे में भी पता है, BCl3 भी है और BR3 है और BI3 है। तो सबके बारे में एक जनरल बात, फिजिकल स्टेट ये गैस होता है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, है ना। और आपको पता है बैक बॉन्डिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका जो लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग होता है ना, पी पाई रेजोनेंस, ये सब आपको बॉन्डिंग के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है। और ये भी बताया गया कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग में BF3, फिर BCl3, फिर BBr3 और फिर BI3 की बात की जाती है। तो जो इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का ये ऑर्डर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बैक बॉन्डिंग है वो BF3 की, और इसके कारण अपना लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आपको पता है। तो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है, BI3 की, फिर BR3, फिर BCl3 और फिर BF3। तो ये भी पता है हम लोगों को, है ना। तो ये सब बातें आपको पहले से पता है। प्रिपरेशन को लेकर एक जरूर खास बात है, मेनली क्या होता है, B2O3 कार्बन और देन हेलोजन, इससे आप BCl3 बनाते हैं, इसका तरीका ये है, और CO गैस। इसमें क्या होता है स्टेप वाइज, दरअसल पहले B2O3 कार्बन से रिएक्शन करता है तो इसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो बोरॉन फ्री हुआ और CO बार, और इसके साथ फिर एल्युमिनियम X2 रिएक्शन करता है तो BX3। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है, केवल यही नहीं, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन होगा। मैं जैसे एग्जांपल लिख दूँ, जैसे मान लीजिए मैं Al2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा AlCl3, और CO भी, है ना। इसी तरह से Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, क्या बन जाएगा FeCl3 एंड CO। तो ऐसे बहुत सारी जगह MgO प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन MgCl2। तो इस तरह से आप रिएक्शन जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये मेन है बोरॉन ट्राईहैलाइड बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन भी पता है, जो जनरल बातें वो सब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, तो वो बस मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोग बाकी रिएक्शंस के बारे में आपको पता है, बोरॉन ट्राईहैलाइड का हाइड्रोलिसिस पता है, रिडक्शन पता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक H- का होता है वो पता है, डाइबोरेन, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम लोगों को पता है। तो मैंने केवल इसको एक टॉपिक की तरह अलग से लिख दिया है कि कौन लेविस एसिडिक, बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसको आप तैयार रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। बोरॉन के बाद इसी बोरॉन फैमिली में हम लोगों को एल्युमिनियम वाले पे कुछ काम करना है। कुछ एल्युमिनियम का पोर्शन जो है वो हम लोग मेटलर्जी में पढ़ चुके होते हैं या मेटलर्जी में पढ़ेंगे, और मेटलर्जी वाला पोर्शन ऑलरेडी आप उसमें एल्युमिनियम कवर किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, एक बार पहले नोट कर लीजिए। चलिए,
चलिए, तो अब हमारे पास जो एल्युमिनियम है, कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम में सबसे पहले तो हमें एल्युमिनियम मेटल के बारे में बात करनी, जो कि एम्फोटेरिक है। बहुत सारा रिएक्शन तो यही है, एम्फोटेरिक मेटल है, वाइट कलर का सॉलिड मेटल है। तो ये जनरल बात है। हमें जो पढ़ना है वो Al2O3 पढ़ना है, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, है ना। और Al2O3 डॉट x टाइम्स ऑफ वाटर, ये बॉक्साइट ओर्स होता है। नेचर में आपको इस फॉर्म में मिलेगा, साथ साथ Na3AlF6 के फॉर्म में क्रायोलाइट। तो ये सब एल्यूमिना को आप समझ सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इससे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और आपको पता है पूरा मेटलर्जी का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आपने एक मेथड पढ़ना होगा, हॉल हेरोल्ट मेथड, जिससे हम लोग एल्यूमिना से एल्युमिनियम को रिड्यूस कराएंगे। ठीक, तो ये तो हम लोग पता है, ये पूरा मेटलर्जी में टॉपिक कवर हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम पे ज़्यादा बात नहीं होती। बट फिर भी मैं जो मेन पॉइंट है Al2O3 के बारे में अगर बात करें, इसका प्रिपरेशन एल्यूमिना कैसे कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं प्रिपरेशन के। कि AlOH का होल थ्राइस जो है उसको हीट कर दिया जाए तो आपको Al2O3 मिल जाएगा, है ना, वाटर बार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों में से ये हम तरीका यूज़ कर सकते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस हीट कर दीजिए तो भी Al2O3 और SO3 गैस बाहर हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब मेथड हैं जिससे आप एल्यूमिना को आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम NaAlO2, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसको एक्वस फॉर्म में इसका हीटिंग करा दो तब भी Al2O3 मिल जाएगा, और NaOH की बात आप कर सकते हो। तो ये सब एल्यूमिना के मेथड है। तो ये सब टर्म हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बात रही रिएक्शन को लेकर, तो Al2O3, तो पहले एक काम करो, पहले ये सब पोर्शन नोट कर लो। और हम लोगों को मेनली जो एल्युमिनियम का पार्ट है वो मेटलर्जी में पढ़ना है, तो इस पर कुछ खास नहीं रहता। एक और कंपाउंड जिसमें हम लोग बात करेंगे और वो है AlCl3। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, जो कि डाइमर में भी एग्जिस्ट करता है। तो Al2Cl6 के बारे में भी बात करते हैं। और एक हाइड्रस AlCl3 दरअसल होता है, जिसमें हम AlCl3 को .6H2O की तरह देखते हैं। तो ये हाइड्रस है और एनहाइड्रस ये होता है। तो इस पर हम बात करेंगे, पहले नोट करिए। चलिए, तो AlCl3 को हाइड्रस बनाना और एनहाइड्रस बनाना, दोनों में बड़ी डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है क्या। AlCl3 डाइमराइज फॉर्म में, वैसे तो AlCl3 आपको पता ही है, तो डाइमराइज जब होता है तो Cl ऐसे रहता है और यहाँ पे Cl है, Al यहाँ पे Cl, इधर Cl और ये Cl है, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ, ये कोऑर्डिनेट, डाइमर बन जाता है। ये हम लोगों को पता है। अब दरअसल एनहाइड्रस और हाइड्रस कैसे आप रिलेट करते हैं, तो इसको प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन ऑफ AlCl3, वाटर नहीं होना चाहिए क्रिस्टल। तो एक तो तरीका है कि आप एल्युमिनियम में ही ड्राई HCl का रिएक्शन करा दीजिए, तो सिंपल सा AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाए, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, एल्युमिनियम का रिएक्शन आप क्लोरीन से कराइए, वो भी हीटिंग करा दिए, तब भी AlCl3 बन सकता है। वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। थर्ड केस, AlCl3 को अगर 6 टाइम वाटर है तो इससे AlCl3 बनाना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसके लिए आप SOCl2 का यूज़ करते हैं।
तो AlCl3 बन जाता है और SO2 बन जाता है और HCl बनता है। इसको जरा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये है कि किसी मेटल, क्या हम AlCl3 को अगर, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इसको डायरेक्टली हीट कर देता तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है यही एनर्जी पाकर AlCl3 का ही हाइड्रोलिसिस करा देता है, मतलब वाटर का ही एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो AlOH का होल थ्राइस, और उसका हीट करोगे तो क्या बन जाएगा Al2O3। समझ आई बात की नहीं? तो कभी भी मेटल क्लोराइड अगर हाइड्रस है तो आप हीटिंग के बाद उसको एनहाइड्रस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वाटर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इसी को अटैक कर देगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूँ, FeCl3.6H2O, तो अगर आप हीट करेंगे तो इससे वाटर इसी को हाइड्रोलाइज कर देगा, तो Fe2O3 और साथ में HCl, है ना। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैन हाइड्रोलाइज मेटल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। बात समझा गई? तो अगर आप हीटिंग कराते तो ऐसा नहीं होगा। तो अब अगर आपको बनाना ही है तो फिर क्या जुगाड़ किया जाए? उसके लिए क्या किया गया, इस पर बाकायदा IIT ने क्वेश्चन पूछ रखा है बहुत पहले, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा जरा। इसके लिए मैंने क्या किया, AlCl3.6H2O में हमने SOCl2 ले लिया, इसके साथ हीटिंग किया। तो क्या हुआ, वाटर जब एनर्जी मिला तो वाटर अब इसका हाइड्रोलाइसिस न करके इसको इधर हाइड्रोलाइज कर देगा, तो दोनों Cl बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन गया, SO2 एंड HCl, और ये प्योरेस्ट फॉर्म में AlCl3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब IIT ने एक बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जरा समझो। बोला गया कि AlCl3 हेक्साहाइड्रेट यानी एल्युमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, मतलब AlCl3.6H2O, इसका रिएक्शन, इसको हीट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड, मतलब SOCl2, ये जो मैंने लिखा है कि प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं AlCl3 बन जाता है। लेकिन सिमिलर चीज़ें अगर आप SOCl2 की जगह डाईमेथॉक्सीप्रोपेन लिख दिया गया, मतलब आपने एसिटल हेमी एसिटल सुना होगा, है ना, जिसमें OR रहता है, तो उसके प्रेजेंस में अगर कराते तो क्या होगा। तो एक बात बस सिंपल समझनी है कि जैसे ये हाइड्रोलाइज हो गया वैसे एसिटल हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो यहाँ भी वही, और सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, तो उस पर बाद में बात कर ली जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको किसी हाइड्रस क्लोराइड से एनहाइड्रस पे जाना है तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि कहीं वाटर उसी का हाइड्रोलिसिस न कर दे। इसलिए आप इस तरह के केमिकल का यूज़ कर लेते हैं जो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो टेम्परेचर देते ही वाटर इसको छोड़ देता है और इस पर हाइड्रोलिसिस कर देता है। ठीक, नोट करिए, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब एक दो छोटी मोटी चीज़ें और हैं, उसको भी जान लें और उसके बाद हम इस पार्ट को एंड कर देंगे। जैसे AlCl3 का हाइड्रोलिसिस हम लोगों को जानना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ AlCl3, इसको जरा समझिएगा क्या है। दरअसल AlCl3.6H2O जिसको आप हाइड्रस के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन अगर केवल AlCl3 है और इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल होता है, AlH2O का होल 6 और ये Cl3, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
है ना। अब जरा इसको समझिएगा ये क्या है। AlH2O का होल 6 + 3 ये आपके पास, और इसका कैसे हाइड्रोलिसिस होता है जरा समझिए। इसमें से एक वाटर बाहर कर सकता है AlH2O होल 5 OH और यहाँ +2, और ये एक H+ आयन आपका दे देता है, और इसी कारण से सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। तो दिस इज द हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बाकायदा। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ Al+3 आयन, है ना। क्लोराइड का तो होगा नहीं, लेकिन इसका हो सकता है। एक और ख़ास बात, ये डाइमर भी बना लेता है। कैसे, AlH2O का होल 4, यहाँ AlH2O का होल 4, यहाँ OH ब्रिज लिगेंड की तरह, इस तरह का डायमंड, है ना। तो आप इस पर चार्ज कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 हो ही गया, तो +4 और लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका है। सॉरी, -2 लिखेंगे ना, तभी तो उधर जाके +4 होगा। तो -2 -4 सॉरी इक्वल टू 0 आएगा प्लस। तो ये डाइमर है, और आप इस तरह के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ये एक तो ध्यान रखिएगा कि AlCl3 का एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। उसका कारण आपको ये ध्यान रखना। तो एक छोटा सा पॉइंट जो हाइड्रोलिसिस का था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। इसका कोऑर्डिनेशन जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू डाइहाइड्रोक्साइडो बिस टेट्रा एक्वा एल्यूमिनेट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, जैसे एलम के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं और इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को ज़रूर आप लोग इस सब चीज़ों में कवर करेंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात एलम्स की कर देते हैं। एलम्स क्या है, दरअसल M2SO4 डॉट M"2SO4 का होल थ्राइस एंड X टाइम्स ऑफ वाटर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम, जहाँ पे M इज इक्वल टू यूनिवैलेंट मेटल आयन। मतलब जैसे K+ अमोनियम आयन, है ना, Na+, इस तरह के आप आयन्स लिखते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है कि M" जो है वो ट्राईवैलेंट मेटल लाइक एल्युमिनियम +3, Fe+3, Cr+3, है ना, एक्सेट्रा। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, lithium cannot use as metal in alum. Reason, due to maximum hydration of alkali metal, maximum hydration। तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो रिएक्शन कर जाता है और इस तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म में डबल सॉल्ट नहीं बनाता। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, डबल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें 3 एग्जांपल्स हैं। जैसे एक पोटास एलम बोला जाता है, तो पोटास एलम में क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल। पोटास मतलब पोटेशियम, है ना। इसी तरह से एक आप अमोनियम एलम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप जहाँ पे K+ लिख रहे हैं अमोनियम सल्फेट लिख सकते हैं, डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस वैसे ही बना रहेगा, 24 वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। एक इसी तरह से क्रोम एलम आता है, इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग दरअसल क्रोम एलम में K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे
और 24H2। तो ये इस तरह से आप नाम बना देते हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो इसी पे, पोटास एलम पे। ठीक, अब जैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस की पोटास एलम की प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटास एलम, सबसे पहली चीज़ तो एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, तो आप जरा ध्यान दो, जब आप आयंस में ब्रेक हो जाएगा नहीं तो Al+3 K+ और सल्फेट आयन, तो अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ भी नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है आपको H+ आयन, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पोटास एलम का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। कैसे होगा, क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्युमिनियम आयन आपको H+ आयन मिलता है और उसके कारण सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, तो Na+ का तो कुछ नहीं होना था, बट B4O7- ने वाटर से H लिया और OH- जनरेट किया, दैट मीन्स बोरेक्स का भी एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप बोरेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। बोरेक्स की एक और प्रॉपर्टी इसमें हीटिंग इफेक्ट, तो आपको पता ही सल्फेट है, इनकी हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O Al2O3 SO3, बस वाटर बार हो गया। तो ये कोई नया बात नहीं आप पढ़ रहे, सिंपल सा ऑलरेडी हीटिंग पढ़ चुके हैं आप। तो इसको हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड और SO3 गैस बाहर होती है, वो आप आसानी से बाहर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको जान लेना है। तो बोरॉन फैमिली के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोगों ने बात की वो आपको जाननी थी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोरेक्स और डाइबोरेन को लेकर हैं। और बोरॉन के ट्राईहैलाइड में लैविस एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, शुरुआत की प्रॉपर्टीज़ जो बहुत सिंपल लेवल पे हैं, फैक्ट हैं NCERT लेवल पे, वो सब अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बोरेक्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम लोग बोरॉन को एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले कार्बन फैमिली पे बात करेंगे, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना आप लिखेंगे उससे शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में अगर आप तैयार करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत जनरलाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कार्बन फैमिली के साथ। बाय बाय।